और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि चंद्रयान 2 में क्या क्या खास महत्वपूर्ण पहलू हैं और पड़ाव हैं जो चंद्रयान 2 तय करेगा अपने इस पूरे सफर में। इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो मेहमान। आज का हमारा विशेष भी है उम्मीदों का चंद्रयान। तो वो उम्मीदें क्या हैं जो चंद्रयान 2 से भारत को हैं और भारत उन उम्मीदों पर किस तरह से दुनिया को जवाब देने वाला है आने वाले समय में, ये भी तय होगा चंद्रयान 2 से। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मदन लाल साहब हैं, फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर हैं इसरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन लाल साहब। हमारे साथ एन माधवन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलमिस्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मदन लाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और पहले तो आप दोनों को ही बधाई देना चाहेंगे। इस क्षेत्र से आप लोग हैं, आप लोगों की शायद खुशी बहुत ज्यादा होगी। यूं तो आम जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है आज इस पूरे प्रक्षेपण से। मदन लाल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं और वो कौन से मुख्य सवाल रहेंगे अब चंद्रयान 2 के सफल होने पर जो मिलेंगे, और आज की जो यात्रा शुरू हुई है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका है, आगे का सफर किस तरह से आप देखते हैं? कहां कहां एक तरह से मुश्किलात तो नहीं कहूंगी, लेकिन जब तक कि ये सफर चलेगा उसमें वो कौन कौन से पड़ाव हैं जहां सचेत और सतर्क भी रहने की जरूरत होगी इसरो को? यस, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इसरो टीम को बधाई देना चाहूँगा और आई थिंक पूरे देश के हर नागरिक को इस सफलता पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। पहले हमने चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा था, जिससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। जैसा कि हमने पहली बार कंफर्म किया कि चांद पे पानी है, और बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई और हमने अपना झंडा वहां पर लहराया। चंद्रयान 2 की क्या खूबियां हैं और अभी कौन से पड़ाव हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले चंद्रयान 2 को धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये काम था लॉन्च व्हीकल का, जो कि पहला स्टेप था, वो पूरा हो गया है। अब इसके आगे जैसा कि हमें मालूम है कि धरती से चांद की दूरी तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर है, और वो दूरी कैसे कंप्लीट की जाएगी, वो धीरे धीरे स्टेप्स में की जाएगी। जैसे कि अभी जीटीओ में है, ये ऑर्बिट जीटीओ में है, दैट इज 170 किलोमीटर्स टू नियरली 36,000 किलोमीटर्स। अब धीरे धीरे ये ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, और जब ये 1 लाख से ज़्यादा अपोजी हो जाएगी, उसके बाद इसको ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट पाथ पे भेजा जाएगा। वो सबसे क्रिटिकल पाथ है, और वहाँ पर चुनौतियाँ हैं। हालांकि हमने चंद्रयान 1 में ये चुनौतियाँ ऑब्वियसली ओवरकम की थी, और हमने चंद्रयान 1 बड़ी सफलता से भेजा था, मगर फिर भी ये चुनौती रहती है, क्योंकि जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रयान एक धरती के आले दुआले घूमता है, और ये सैटेलाइट चंद्रमा की तरफ जा रहा है, तो जो उनका क्रॉसिंग पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे और एग्जैक्ट पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और दूसरा, एक बार ये सैटेलाइट को, कंपोजिट सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के बाद कई दिनों तक उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो लैंडर है उसको, जो ऑर्बिटर है, उससे सेपरेट कर दिया जाएगा, और फिर इसको डी बूस्ट किया जाएगा, उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया जाएगा, गति को, ताकि वो उसको 100 किलोमीटर्स बाई 30 किलोमीटर्स एक नया ऑर्बिट उसके लिए स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि वो 3-4 दिन चक्कर लगाएगा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। जैसा कि आपने कहा कि जो लैंडिंग साइट है, जो लैंडर है, उसमें एक कैमरा है जिससे फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, हाई रेजोल्यूशन फोटोज। उन फोटो से मतलब हमें पता चलेगा कि वो साइट कौन सी है, सही है या नहीं है, और लैंडर को वहां पर लैंड किया जाएगा। मगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो मोमेंट आएगा वो आएगा लास्ट 15 मिनट, जब सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। ना सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि गति को, जब वो चंद्रमा की सतह को टच करे, तो उसकी वेलोसिटी, गति 2 या 3 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए।
उसको अचीव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए एक नया इंजन तैयार किया गया है जिसका जो थ्रस्ट है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। हम उस अगर ज़्यादा हो चाहिए तो ज़्यादा होगी, अगर उसको कम चाहिए तो उसको कम किया जा सकता है। और फिर जब चंद्रमा की सतह के पास वो इंजन चलाया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे गैसें निकलती हैं और जो डस्ट है, चंद्रमा पे डस्ट है जो, वो ऊपर लैंडर की तरफ जाती हैं, जिससे वो उसके ऊपर स्टिक कर सकती हैं, जिससे कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी इसरो के लिए, जिसका उन्होंने संविधान ढूंढा और उस चुनौती को भी पूरी तरह से उन्होंने ग्राउंड पे टेस्ट किया। मेरा ख्याल है उसके बाद हमें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद एक बार लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, फिर कुछ देर बाद जो अंदर रोवर है उसको धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पे उतारा जाएगा और फिर वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, गति से 500 मीटर तक की दूरी तय करेगा और उस पे जो चंद्रमा पे जो सतह है उसकी कंपोजिशन क्या है, जो रॉक्स हैं उनका मटेरियल्स क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। ये हैं बहुत सारे पड़ाव जो हमें पार करने पड़ेंगे, लगातार नजर रहेगी। हाँ। अब माधवन साहब, अभी कुछ समय पहले जब चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण होना था लेकिन वो टल गया था अंतिम बिल्कुल समय में, आज सफल प्रक्षेपण हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं भारत की इस उपलब्धि को, जब हमें याद आता है कि 2013 में भी क्या हुआ था, जब इसकी कोशिश की थी, भारत ने लैंडर चाहिए था लेकिन फिर भारत ने अपना खुद लैंडर तैयार करा इसरो ने, और फिर अब आज वो उसे अंजाम दिया है इस पूरे प्रक्षेपण को। देखिए रितु जी, अभी तो मदन लाल साहब ने इसके विज्ञान के जो कई पहलुओं को उन्होंने समझा दिया है जी। मैं चाहता हूँ कि हम विज्ञान से थोड़ा हटके इसे टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें जी। ताकि आम आदमी को, औरत को समझ में आ जाए कि इसमें और क्या क्या फायदे हैं और ये कई पहलुओं से इसको देखा जा सकता है विज्ञान के पश्चात भी। जैसे पहली बात तो यह है कि इस ऐसी टेक्नोलॉजी से आजकल साइंस फिक्शन जो है, मान लीजिए सच हो गया। लोग तो अब बात कर रहे हैं जब एक दिन आएगा जब चंद्रमा में कॉलोनियाज बन सकती हैं, वो दिन बहुत दूर है। मगर अगर पीछे मुड़ के देखें तो कभी भारत सिर्फ सैटेलाइट दूसरी जगह फ्रेंच गयाना में जाके दूसरों के रॉकेट में अपने सैटेलाइट भेजता था, फिर अपना रॉकेट बनाने लग गया, फिर PSLV बना, फिर भारी रॉकेट बना GSLV, जिसके बल पर आज चंद्रयान ऊपर गया है। तो एक थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। मंगलयान हो चुका है, जो हम कहते हैं ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। मंगलयान हो चुका है, अब शुक्रयान की बात चल रही है। और अभी कहते थे कि हनुमान जी सूरज की ओर बढ़े, अब तो हम नेक्स्ट ईयर तो एक सोलर आदित्य L1 जाने वाला है जो सोलर कोरोना को स्टडी करने वाला है। ये कई पहलू हैं जिससे पता चलता है क्षमता भारत की कैसी बड़ी है। पहली बात तो ये है, इसमें विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, और इससे क्या फ़ायदा? एक तो है कि मछुआरों को भी फ़ायदा हो सकता है इसमें, कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इसी टेक्नोलॉजी को धरती पर भी उपयोग किया जा सकता है, कि मछुआरों को पता चल सकता है कि मछलियाँ कहाँ मिल रही हैं, उदाहरण के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस पर एक निर्यात की इंडस्ट्री बननी चली जा रही है। पहले ही एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन बना हुआ है और इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक और घोषणा की, न्यू स्पेस एक कंपनी है। तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ गया है भारत, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को भी निर्यात में आगे बढ़ सकता है भारत, अगर इसी ऐसे जिसको आप आजकल एक्सपेरिमेंट मान के चल रहे हैं उससे जो और कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मेरे ख्याल से करीब 200 कंपनियां हैं इसरो को वो समर्थन देते हैं, और जिनकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स की नौकरियां बन रही हैं, टेक्नीशियंस की नौकरियां बन रही हैं। ये ऐसी वैसी नौकरियां नहीं है, एक तरह से इसमें बहुत कुछ वैल्यू है, प्रॉफिट है, और जिससे एक तरह की खुशहाली बढ़ेगी देश में। और आपने देखा तो होगा कि महिलाओं की भूमिका भी है इसमें। इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर वनीता भी महिला हैं, उनके साथ देने वाली रितु
भी कार्यदल भी महिला हैं, तो एक तरह से प्रेरणा भी है इसमें, प्रेरणा भी है, अर्थव्यवस्था भी है, मतलब आर्थिक जो तरक्की है वो भी है, और इसलिए इसे कई पहलुओं से देख सकते हैं। सबसे जो कहते हैं ना, इसमें ज्ञान शक्ति है और ज्ञान शक्ति से उसको मतलब इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति की ओर भारत बढ़ रहा है। इसके लिए एक अटूट एक नमूना है, और नमूना नहीं, नमूने से आगे बढ़ चुके हैं। अब सिर्फ जैसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर में हमने दिखाया, उसी की तरह ये सिर्फ 4 देशों का क्लब है जिसमें भारत पहुंच चुका है। तो अगर आप भारत को मानव जो सभ्यता है उसमें योगदान देने की दृष्टि से देखें, तो वहाँ भारत फिर से एक टॉप 4 में पहुंच गया है। तो मान लीजिए विज्ञान के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया हो गया। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि अंतरिक्ष के एक तरह से वर्ल्ड कप में वो पहुंच चुका है। लेकिन मदन लाल जी, जिस तरह से माधवन जी ने भी कहा कि महिलाओं का भी बड़ा योगदान है, साथ ही साथ हमने ये भी एक बड़ा बदलाव देखा। हम कह सकते हैं कि पिछले 5 से 8 साल का ये बदलाव हम माने कि इसरो की उपलब्धियों के साथ जब देश की आम जनता अपने आप को जोड़कर देख रही है, क्या आपको लगता है कि ये एक तब्दीली, ये एक बदलाव आया है? देश जिस तरह से फख्र कर रहा है इसरो की तमाम उपलब्धियों पर, क्योंकि इसरो अपने बहुत बड़े काम करता रहा है, तमाम खोज करता रहा है वैज्ञानिक, लेकिन आम जनता तक वो तब तक नहीं पहुंचती हैं कि जब तक कोई बड़ा एक तरह से प्रक्षेपण या खोज सामने नहीं आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वाकई इसरो क्या कर रहा है। शायद जो साउथ में था, क्योंकि मोस्टली ये साउथ में होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा जानकारी थी, मगर नॉर्थ में इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। मगर अब क्या है, चंद्रयान 1 के बाद, स्पेशली चंद्रयान 1 जब लॉन्च किया था, पूरे देश में इसकी अवेयरनेस हुई कि इसरो है, वो सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है और हम चांद तक भी पहुंच सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले एक फंक्शन में था, वहाँ पर एक लड़का मेरे को मिला, कहता जी मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं पढ़ाता हूँ, और हर कोई मेरे से, मतलब मैं भी ये फॉलो कर रहा हूँ कि इसरो क्या कर रहा है और चंद्रयान 2 कब लॉन्च होने वाला है, और बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं। आज बहुत सारे ट्वीट इसरो को मतलब एक तरह से आम जनता में से लगातार बधाई के ट्वीट आए हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि देखो बच्चे में मतलब ये उत्साह है कि आज हम मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गए। पिछले 50 साल में इतनी बड़ी छलांग लगाई है हमने कि बच्चे को पता है, और वो इस तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उनका उत्साह, उनका मनोबल, वो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में काम करें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी है जो उसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जी माधवन जी, आप क्या कह रहे थे? कहना चाहता था कि जैसे कल्पना चावला थी, भारत में जन्मी थी मगर नासा में जाके वो बड़ी साइंटिस्ट बन गई। अब बहुत सारे कल्पनाएं जो हैं आजकल अपने गांव में, अपने छोटे शहरों में होंगी, जो अपने भारत के लिए उसमें योगदान दे सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शिवन जो हैं इसरो के चेयरमैन, वो खुद एक किसान के बेटे हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि अब्दुल कलाम तो थे, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी वैज्ञानिक थे। उन्होंने खड़ा किया है इस बहुत महत्वपूर्ण पक्ष में, इसमें स्पेस साइंस में भी। और एक तरह से मान लीजिए साइंस जो है, विज्ञान एक आंदोलन बन चुका है या बनने वाला है या बनने के आसार नज़र आते हैं हमें। और चूँकि हम विज्ञान को मतलब एक दृष्टि से देखते आए कि मतलब मान लीजिए सॉफ्टवेयर में पैसा बन रहा है तो उसमें चले गए हम, मगर इसमें जो प्योर साइंस जिसे कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अप्लाइड साइंस है, जैसे टेक्नोलॉजी है, इन सब के संबंध हैं, उनको समझने के लिए एक तरह से एक प्रेरणा मिलेगी बच्चों को, किशोर अवस्था के लोगों को, ताकि क्योंकि तब तक एक देश महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक एक मतलब एक आंदोलन जो है
चारों तरफ से फैल न जाए। एक माहौल जिसमें युवा हो, उनमें भी एक जज्बा हो देश को बदलने का भी। माधवन जी, आपने बात की थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर विज्ञान से जोड़ने की एक तरह से सोच भारत में नहीं रही है बहुत समय तक, लेकिन अब इस सोच को पूरी तरीके से बदलती जा रही है जो मौजूदा तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी प्रेरणा महिलाओं के, तमाम ऐसी महिलाओं के लिए जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा रखती हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी प्रेरणा होगी? बहुत बड़ी प्रेरणा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मगर हमें 1000 साल पहले जाके देखें तो शंकराचार्य से भी मतलब तर्क करने वालों में महिलाएं थी। तो ऐसा नहीं है कि इस सभ्यता में नहीं है महिलाओं का योगदान, मगर काफी हद तक एक तरह से हमारी सोच पता नहीं कब सामंतवाद की वजह से या तो फिर अंग्रेजियों के राज में, हाँ, उसमें उस सोच से फिर से उभरने की एक अवसर प्राप्त हो रहा है अभी। और जबकि एक सिंबॉलिक है कि जब आप इस मिशन को, चंद्रयान 2 को एक महिला के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, तो इसको देखकर जैसे दूरदर्शन में सीरियल बन रहा है ना, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, उस नाम को बहुत महिलाएं, उसको बच्चियाँ, बेटियाँ इसको देख करके प्रेरित हो सकती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ बाप भी इसको देख करके अपने बच्चों को, बेटियों को पढ़ाने की जो सोचेंगे और किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। विज्ञान से बड़ा और क्या हो सकता है? जब आप, जैसे आप टीवी में रिमोट लेके चैनल बदल रहे हैं, उस आसानी से एक हद तक हम चंद्रमा पर एक यान चला रहे हैं। इसको देखिए, मतलब इस पर एक रोंगटे खड़े करने वाली बात है। इसको देखकर प्रेरणा नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी? बिल्कुल, चंद्रयान 2 भारत की मौजूदा छवि, तस्वीर को पूरी तरीके से बदल देगा। अगले 48 दिन फिर भी बेहद महत्वपूर्ण है चंद्रयान 2 की इस पूरी यात्रा के लिए। हमारे दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए विस्तार से। न्यूज़ नाइट में खबरें अभी जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे